Welcome back. Today we are going to study about reproductive health. You know that this chapter is very important for examination. मतलब ई जौन चैप्टरवा बानू ई चैप्टरवा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बा एग्जाम के दृष्टि से। तो ई चैप्टर में हमनी के बारहवा क्लास के चैप्टर ह एमे क्लास 12 के जौन चैप्टर नंबर 4 बा ओकर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे के बा। एकरा पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 के पूरा सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 150 तक का वीडियो बना के अपना प्लेलिस्ट में डाल देले बानी, तो आप सब जाके वीडियो देख सकतनी। ठीक बा। तो ये सेशन में हमने के देखल चैप्टर 4 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा ओकरा के बारे में। ठीक बा, और ये एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर देखिएगा, जो गर्भ निरोधक कहने का सेंस है कि जनसंख्या को नहीं बढ़ने देने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 1 नंबर एंटीबायोटिक दवाओं का। ठीक है, उसके बाद दिया है माला एन, डोलो 610, ये इनमें सभी। तो डोलो 610 ये बुखार खाती होता है। किसके लिए होता है? बुखार के लिए। जबकि यहाँ कह रहा है गर्भ निरोधक। ठीक है, तो इसका सही आंसरवा हो जाएगा माला एन, यानी 1 नंबर का सही आंसरवा हो जाएगा क्या? बी। 1 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे है 2 नंबर कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित का मतलब कि जब एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है, सेक्सुअल डिसऑर्डर करते हैं ना, तो उस कंडीशन में मेल के बॉडी से या मेल जिस बीमारी से ग्रसित होता है, ठीक है, वह बीमारी फीमेल में भी क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? फीमेल में। या सपोज डेट कि अगर मेल कोई उस बीमारी से ऐसे बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है, तो वो मेल के अंदर क्या हो सकता है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? देखिए, यौन संचारित रोग का मतलब हुआ कि जब मेल और फीमेल के बीच सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है ना, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर की प्रक्रियाएं होती हैं, तो उस कंडीशन में यदि कोई ऐसा बीमारी जो मेल के अंदर हो तो सेक्सुअल डिज़ायर के समय ये फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। या सपोज डेट कि अगर इसमें फीमेल में कोई सेक्सुअल डिज़ायर की बीमारी है, बीमारी मतलब कोई एक तरह से, ठीक है, उस बीमारी का नाम बताएंगे आपको, तो वो बीमारी इस मेल में क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये बीमारी जो होते हैं ना, ये संक्रामक बीमारी होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से, आई मीन टू से दैट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी या तो मेल से फीमेल में, नहीं तो फीमेल से मेल में, ये क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसन बीमारी को हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। अब बात करें अगर बुखार की, तो बुखार यौन संचारित रोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस और इनमें से सभी। तो गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस ये तीनों के तीनों यौन संचारित रोग होते हैं, जो सेक्स के दौरान ये बीमारी एक पीढ़ी से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए 2 नंबर का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि जनसंख्या को सीमित रखने का नियोजन चालू कब किया गया भारत में? तो ये आज़ादी के जस्ट 3 साल के बाद, यानी 1951 में। ठीक है, कब किया गया था? 1951 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सही आंसर हुआ ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहता है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा तो क्या क्या ऑप्शन में दिया है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी, या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी, या जन का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो ये दोनों ऑप्शन जो होंगे ना गलत हो जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि प्रदूषण की संभावना होगी। उस कंडीशन में लोग खांसते खांसते मरेंगे, चाहे किसी भी रीजन से मरेंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में तो कबो वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, में क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसको, प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जो होगा ये क्या हो जाएगा? लो हो जाएगी, यानी कि इसमें कमी आ जाएगा। तो 4 नंबर का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। अब संतानोत्पत्ति का मतलब होता है कि संतान की उत्पत्ति के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, इनमें सभी। ऑप्शन होगा इनमें सभी। अब देखिए संतानोत्पत्ति का मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण की कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो पहला विधि जो होता है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में हार्मोन का इस्तेमाल करके, ठीक है, यानी एक माला डी क्या होता है, माला एन होता है, ठीक है, जो हार्मोनल विधि होता है, रासायनिक विधि, ठीक है। तो रासायनिक विधि ये क्या करता है कि इसको 21 दिनों तक इस्तेमाल करता है, जिसमें और इसको मेनली स्त्रियाँ ही इस्तेमाल की जाती है, स्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये 21 दिनों तक कंटिन्यूसली अगर यूज किया जाए तो उस समय जो अंडोत्सर्ग होता है ना, अंडाशय के द्वारा, वो अंडाशय अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देता है कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हार्मोनल विधि की कहलाती है, ठीक है। प्राकृतिक विधि का मतलब कि अपने इच्छा के ऊपर कंट्रोल करके किसी भी तरह से सेक्स की समस्याएं उत्पन्न ना की जाए, ये होता है प्राकृतिक विधि। और यांत्रिक विधि में होता है कि यांत्रिक विधि जैसे किसी भी यंत्र का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कॉपर टी हो गया, ठीक है, ऐसे करके, जैसे कॉन्डम्स हो गया, इस तरह की क्या होती हैं, ये यांत्रिक विधियाँ होती है, जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो 5 नंबर का सही आंसर वह ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जनसंख्या का नियंत्रण इन तीनों विधियों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 6 नंबर कि माला डी गोलियों के कितने दिनों तक उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि माला डी, सॉरी उसमें एन बताया था ना, डी होगा, ठीक है। तो माला डी जो होता है ना, ये कंटिन्यूसली 21 दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। 21 दिनों तक इसके इस्तेमाल करने से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये होता है, यानी आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है कि मादा नसबंदी में किस जननांग को काटा जाता है। नसबंदी, नसबंदी का मतलब कि नस को ब्लॉक कर देना, बांध काट देना। तो नस का मतलब होता है कि मादा, यहाँ मादा कह रहा है, तो मादा नसबंदी जो होता है ना, आप यदि यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस शेप पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली क्या निकलते हैं, अंडाशय होते हैं, और यहाँ पे एक नली होती है, ठीक है, इस साइड भी होता है, अंडाशय बनता है, और यहाँ से क्या होता है, एक नली होता है। तो इसी नली को ना, हई नली जो है दोनों साइड से, इस नली को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नली। इस नली को जब काट दिया जाएगा तो इधर से ओवम बहरी से इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है तो इसको बोलते हैं मादा नसबंदी। तो मादा नसबंदी में फैलोपियन नलिका को काटा जाता है, जबकि नर नसबंदी में जो 25 सेंटीमीटर लंबा एक आकृति होता है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में बोला जाता है क्या चीज़, उसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिका। यही ये दोनों, ये टेस्टिस हो गया आपका, ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों टेस्टिस हो गया, ये दोनों के दोनों इस वास डिफरेंस नामक नस से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी नसवा को काट दिया जाएगा ना, काट दिया जाता है, तो इसको नर नसबंदी बोला जाता है। तो नर नसबंदी में केवल और केवल शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस को काटा जाता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और मादा नसबंदी में केवल और केवल फैलोपियन नलिका को काटा जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, और काटने के बाद इसको बांध दिया जाता है। तो उस कंडीशन में मादा के गर्भाशय से यानी अंडाशय से ओवम निकल के तो आता है, परंतु ये फैलोपियन नलिका में ही रह जाता है, ठीक है, गर्भाशय की दीवार तक नहीं पहुंच पाता है। और उसमें क्या होता है कि नर नसबंदी में जो शुक्राणु का पाथ होता है, वास डिफरेंस, उस वास डिफरेंस से वो शुक्राणु बाहर की ओर नहीं निकल पाता है, और ना ही पेनिस के थ्रू वो पूरे बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको नर नसबंदी बोला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन करे कि मादा नसबंदी में किस जननांग को काटा जाता है, तो किसको काटा जाता है, फैलोपियन नलिका, यानी ऑप्शन बी। मादा नसबंदी में फैलोपियन नलिका को क्या किया जाता है, तो काटा जाता है, ठीक है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गोनोरिया किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो गोनोरिया हमने अभी बताया कि ये क्या है, एक यौन संचारित रोग है, एसटीडी है, एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्स करने के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसको सेक्सुअल
है ना, ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, यौन संचारित रोग बोलते हैं। तो गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, उसका नाम बताना है, ठीक है। तो उसका नाम है निसेरिया गोनोरी। नाम क्या है उसका? निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी जो होता है ना, ये एक बैक्टीरिया है जो गोनोरिया यौन संचारित रोग को एक मेल से फीमेल में पहुंचाता है, नहीं तो फीमेल से मेल में पहुंचाता है बीमारी को, ठीक है। और HIV जो होता है ये एक वायरस है। क्या है? वायरस। इसको फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एड्स फैलाने के क्या होता है, ये वाहक होता है, ठीक है। तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि एड्स फैलाने वाले कारक कौन होते हैं, ठीक है। एड्स फैलाने वाले कारक कौन कौन होते हैं? तो पहला दिया है HIV, दूसरा एड्स दिया है, और तीसरा क्या दिया? FSH दिया है। तो HIV का मतलब होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अभी हमने आपको बताया। उसके बाद LH का मतलब होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप ना हमको कमेंटों में बताइएगा कि LH और FSH ये दोनों के दोनों हार्मोन का काम किस में होता है, ठीक है। किस तरह के फंक्शन में मनुष्य के अंदर की जानवरों के अंदर किस तरह के फंक्शन में ये LH और FSH काम में आता है, इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और देखने के बाद हमें कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये एड्स बीमारी फैलाने वाले कारक, उसको HIV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HIV, ह्यू, ठीक है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर वह ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सहेली क्या है। अब यहाँ से ना एक लड़के से पूछा गया था, अक्सर ये आपको 10 क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो एक लड़के से पूछा गया था कि सहेली क्या है, ठीक है। तो लड़का बोला था कि जब एक लड़की अपने दूसरे लड़की के साथ, ठीक है, फ्रेंडशिप करती है या दोस्ती करती है, तो उस दोस्ती की प्रक्रिया को सहेली बोलते हैं। मतलब सहेली जो होती है कि सब कुछ सह लेती है, ठीक है। जितना गम मारिए, फाइट से मारिए, जो भी कीजिए, ठीक है, वो सबके सब सह लेती है, तो उसको सहेली बोलते हैं। जबकि ई कॉन्सेप्ट वह गलत है कि सहेली उसको बोला जाता है। सहेली एक क्या है? केमिकल दवा है। क्या है जी? केमिकल दवा है, रासायनिक दवा है। इसका इस्तेमाल गर्भ निरोधक को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि सहेली क्या है? ये केमिकल है, ठीक है। या देखिए यहाँ पे नॉन सेटेरॉयड गोली है, ठीक है। या मादा के लिए गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है। यानी ऑप्शन दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ये दोनों के दोनों क्या सहेली जो होता है, ये नॉन सेटेरॉयड गोली है, ठीक है। यानी केमिकल के थ्रू बनाए गए क्या है? सिंपल ही गोली है, जिसका इस्तेमाल केवल और केवल महिलाएं करती हैं गर्भ निरोधक के रूप में, ठीक है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में कमी को क्या कहते हैं? उच्च मृत्यु दर, अगर अधिक से अधिक लोग गुलटनियाँ मारेंगे, गुलटनियाँ मारने का मतलब कि उनका डेथ होगा, मृत्यु होगा, मरेंगे, मुएंगे, तो जनसंख्या में जो कमी आएगी उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको जनसंख्या अवनपन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या अवनपन। जैसे कोरोना वायरस के पीरियड में भारत में जनसंख्या या पूरे विश्व के देशों में जनसंख्या में क्या हुआ है? तो जनसंख्या अवनपन हुआ है, ठीक है। यानी लगातार मृत्यु हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोग जनसंख्या अवनपन बोलते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर का सही आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रही है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि जनसंख्या में विस्फोट किस वजह से हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन में दिया अल्पायु विवाह या कृषि या फिर मानव सभ्यता में परिवर्तन, या इनमें से सभी। तो कृषि में अगर वृद्धि होगी तो जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा इसके रीजन से। मानव सभ्यता का मतलब कि पहले जो प्रचलन था, लड़कों या लड़कियों या जितने भी मनुष्य का जो रहन सहन था, कपड़े कैसे पहना जाता है, इन सब में परिवर्तन होने से भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुआ है। जनसंख्या में वृद्धि हुआ है अल्पायु विवाह के लेकर, ठीक है। पहले के टाइम में तो छोटे उम्र में ही शादी हो जाता था, जबकि अभी के टाइम में देखा जाए तो अभी के टाइम में ऐसा ही कुछ क्या चल रहा है, बातें चल रही है, ठीक है। कम उम्र में शादी लोग कर दे रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है
कि जनसंख्या का विस्फोट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जनसंख्या का नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या का नियंत्रण मतलब अगर जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल बना लेंगे तो उस नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? मोनोजीव विज्ञान की, कैलोग्राफी की, डेमोग्राफी की, साइटोलॉजी। तो ये मोनोजीव विज्ञान नहीं होगा, कैलोग्राफी नहीं होगा, डेमोग्राफी होगा। क्या होगा? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी होगा। ठीक है, जनसंख्या के ऊपर अगर लगातार कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? डेमोग्राफी होगा। यानी 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि परिवार नियोजन के लिए वास्ट डिफरेंस को काटने की विधि कहलाती है। क्या? परिवार नियोजन कहने का मतलब कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए वास्ट डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका जिसमें नर में होता है, जिसकी लंबाई कितना होती है आप कमेंट में बताइएगा। हमने पहले बताया, थोड़ा देर पहले बताया कि वास्ट डिफरेंस की लंबाई कितनी होती है। तो उसको काटने, जब काटा जाता है ना, तो उस काटने वाली विधि को क्या कहते हैं? ट्यूबोक्टॉमी की, वासेक्टॉमी या कैस्ट्रोक्टॉमी। तो ट्यूबोक्टॉमी प्रक्रिया कहा जाता है जब फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, जबकि वास्ट डिफरेंस को जब काटा जाता है तो वासेक्टॉमी होता है। देखिए नाम से क्लियर है। यहाँ पे अगर काटा जाएगा किसको? फैलोपियन ट्यूब को, तो फैलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब से इसमें ट्यूबोक्टॉमी दिया है। ठीक है, ट्यूब से ट्यूबोक्टॉमी दिया है। जबकि यहाँ पे देखिए वास्ट डिफरेंस जो है ना, वास्ट डिफरेंस इसका इंग्लिश होता है VAS। तो VAS इसमें भी दिया होगा, दिया और जोड़ दिया वासेक्टॉमी। ठीक है, तो परिवार नियोजन के लिए जब वास्ट डिफरेंस को काटते तो उसको बोलते हैं वासेक्टॉमी। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रही है कि जन्म दर नियंत्रित करने के लिए कौन सी रासायनिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है? जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए किस रासायनिक विधि यानी केमिकल से संबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है? डायफ्राम थी, ये क्या है? एक यांत्रिक विधि है, ये भी यांत्रिक विधि है। जेली क्रीम क्या है? ये यांत्रिक विधि नहीं है, ये क्या है? केमिकल है। ठीक है, केमिकल रासायनिक विधि है। तो जेली क्रीम जो होता है ना, इसको गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीवा जो होता है ना, गर्भाशय के शुरुआती वाला दीवार, उसके साइड में लगा दिया जाता है। जिससे स्पर्म क्या होता है कि उस गोली जेली क्रीम की हेल्प से स्पर्म क्या होता है, वहीं पे डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। यानी 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेली क्रीम रासायनिक विधि है। ठीक है, 16 नंबर का हो रहा है कि सहेली नामक गर्भ निरोधक दवा होता है। क्या होता है? तो ये होता है प्रोजेस्टेरॉन युक्त होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन युक्त होता है। सहेली नामक गर्भ निरोधक दवा क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन युक्त होता है। मतलब इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा होती है। ठीक है, चाहे वो सहेली, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल विधि क्या, हार्मोनल गोली क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण करने वाली जो हार्मोनल गोली है, माला एन भी है, माला डी भी है और सहेली भी है, और इनमें से सभी। मतलब सही नंबर को 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। हार्मोनल गोली है, माला एन भी होता है, माला डी भी होता है और सहेली भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं? निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो, इसकी विधि को क्या कहा जाता है? तो इसकी विधि को कहा जाता है MTP। क्या कहा जाता है? MTP। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी करने की प्रक्रिया को रोकना। ठीक है, यानी कि 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ठीक है, संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक दवाई बनाई जाती है? देखिए ये एक ऐसा संस्थान है जो भारत में मेनली है। ये संस्थान एक क्या बनाती है? केवल गर्भ निरोधक गोली है, यानी रसायनों को बनाती है जिससे जनसंख्या को रोका जा सके। तो ये सहेली नामक क्या बनाती है? गर्भ निरोधक दवाई बनाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये आपका 20 नंबर कह रहा है कि लिंग जांच के लिए कौन सी विधि सबसे दुरुपयोग की जाती है? देखिए सरकार द्वारा लिंग जांच करने वाली एक युक्ति बनाई गई है और उस युक्ति का लोग मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, भ्रूण में क्या बच्चा है, मतलब वो भ्रूण में जो पल रहा बच्चा वो लेडीज है कि जेंट्स है, उसकी जांच की जाती है एक अथी के द्वारा। ठीक है, मशीन के द्वारा। उस विधि को हम लोग
एमनियोसिंटोसिस बोलते हैं, ठीक है, अमनियोसिंटेसिस बोला जाता है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा, अगले इसके पीछे जितने चैप्टर्स के वीडियो हमने अपलोड कर रखा है उसको नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर जो 5 है उसको भी हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। इसी तरह से और भी जितने चैप्टर्स हैं उन सबका एक पीडीएफ भी आपको मिल सकता है अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे तो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।